कृषि कानूनों की वापसी के लिए पीएम के ऐलान के बाद आज आंदोलनकारी किसान आगे की रणनीति के लिए बैठक करेंगे। पंजाब के 32 के संगठनों की बैठक में आंदोलन खत्म करने या जारी रखने पर मंथन होगा। साथ ही एमएसपी की मांग को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। आज की चर्चा के बाद आखिरी फैसला कल यानी कि रविवार को लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन की शक्ल सूरत पर अंतिम मुहर लगेगी। पीएम मोदी आज लखनऊ में चल रहे डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस कल से शुरू हुई है। प्रधानमंत्री मोदी कल लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे। सम्मेलन में देश की आंतरिक सुरक्षा से लेकर बाहरी सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स, साइबर क्राइम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। तीन कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि आंदोलनकारी किसान अपने घरों को लौट जाएं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देगी। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता टिकैत ने कहा कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। इसके साथ राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। उन्होंने कहा कि हमने वापसी ले ली। ठीक है, आपने वापसी ले ली, बातचीत करके वापसी होंगे। मोदी जी, आपने कानून वापसी लिया, इसको पार्लियामेंट में लेकर आओ, हमको सर्टिफिकेट चाहिए। ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा और एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस फैसले को अन्नदाताओं की जीत और सरकार के अहंकार की हार करार दिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि करीब 12 महीने के गांधीवादी आंदोलन के बाद देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं, किसानों, खेतीहर मजदूरों के संघर्ष और इच्छा शक्ति की जीत हुई। उन्होंने कहा कि आज उन 700 से अधिक किसान परिवारों की कुर्बानी रंग लाई, जिनके परिवारजनों ने न्याय के संघर्ष में अपनी जान न्योछावर कर दी। कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो ट्वीट किया। साथ ही लिखा कि ये जीत उनकी भी है जो लौट के घर न आए, हार उनकी है जो अन्नदाताओं की जान बचा न पाए। वहीं प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि कृषि कानून वापसी का फैसला चुनाव को देखते हुए लिया गया है। चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी। तीनों कृषि कानून वापस लेने के संबंध में ऐलान के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब उन्हें बीजेपी के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं है। इसके साथ अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। 3 महीने पहले मैंने कह के आया था प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कि आप ये किसानी मसला जब खत्म होगा, हम आपके साथ हम अपनी पार्टी बनाएंगे और आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा उठा दिया।
अपने ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने इशारों में कहा कि अनुच्छेद 370 भी बहाल कर देना चाहिए। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक जैसे कृषि कानून वापस हुए हैं वैसे ही अब 370 पर भी फैसला होना चाहिए। इसके साथ महबूबा मुफ्ती ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले को चुनावी घोषणा बताया। राजस्थान सरकार के 3 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने बताया कि गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी और रघु शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की पेशकश की है। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में तीनों मंत्रियों ने संगठन के लिए काम करने की इच्छा जताई है। तीनों मंत्रियों ने अपने इस्तीफे की पेशकश ऐसे वक्त में की है जब राजस्थान में जल्द मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को सौंपे। इन एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट जमीन से लेकर आसमान तक किसी भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वो वीरों की धरती पर आकर गर्व महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई को याद किया और मेजर ध्यानचंद को भी श्रद्धांजलि दी। मेजर ध्यानचंद जी का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने भारत के खेल जगत को दुनिया में पहचान दी। अभी कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने देश के खेल रत्न अवार्ड्स को मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। झांसी के बेटे का, झांसी का सम्मान हम सभी को गौरवान्वित करता है। महोबा में पीएम मोदी की रैली के साथ बीजेपी ने यूपी के बुंदेलखंड में भी चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड में 3250 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसके बाद रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राजनेता सिर्फ किसानों को उलझन में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसानों की समस्या हल हो। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी राजनीति इसी पर निर्भर करती है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मांग के आगे झुकना पड़ा है। पंजाब सरकार ने दीपेंद्र सिंह पटवालिया को एक नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। चन्नी सरकार ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। पटवालिया नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी बताए जाते हैं। इससे पहले भी सिद्धू पटवालिया को ही एडवोकेट जनरल बनवाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने किसी और वकील को एडवोकेट जनरल बना दिया, जिसके बाद चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कई दिन तक खींचतान चलती रही। 15 नवंबर को आंध्र प्रदेश में हुए नगर निगम चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने नवगठित नगर निकाय के 25 में से 19 वार्डों में जीत हासिल की। ऐसे में अपनी पार्टी की हार से निराश तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू भावुक हो गए। चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता में लौटने के बाद फिर से आंध्र प्रदेश की विधानसभा में कदम रखने का संकल्प लिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य लगातार उन्हें अपशब्द कह रहे हैं, जिससे वो काफी आहत हैं। दिल्ली पुलिस के लग्जरी कार चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल टीम ने अलग अलग मोड्स ऑपरेंडिव के जरिए लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दरअसल 3 अक्टूबर को सफदरजंग एन्क्लेव के कृष्णानगर में रहने वाले मोहम्मद इखलाक की शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 अक्टूबर को पार्किंग से उनकी गाड़ी चोरी हुई। गाड़ी चोरी होने के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने टीम बनाई और गिरोह से जुड़े 4 सदस्यों को धर दबोचा। हरियाणा के सोनीपत में एक शख्स ने धारदार हथियार से हमला कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी के शरीर पर 30 से ज्यादा वार किए। मामला सोनीपत के तारानगर इलाके का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को पत्नी के अवैध संबंध का शक था, इसके चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। यहाँ एक मंदिर में रहने वाले पुजारी और एक पुजारिन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। खून से लथपथ लाशें मंदिर परिसर से बरामद की गई। डबल मर्डर की वारदात इंडो नेपाल बॉर्डर के सीमावर्ती थाना क्षेत्र महदैया की है। इस घटना को लेकर पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। यूपी के जौनपुर में 3 बहनों ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर दी। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के चलते तीनों बहनों ने खुदकुशी की। जानकारी के मुताबिक परिवार में 5 बहनें और एक भाई है। 10 साल पहले लड़कियों के पिता की मौत हो गई थी और मां की आंखें खराब हैं। भाई बहन मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। ऐसे में आर्थिक तंगी के चलते 3 बहनों ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी।
मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने बाइक चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर 30 बाइक जब्त की हैं। साथ ही गिरोह के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के आधार पर चोरी की गई 30 बाइक बरामद की। पुलिस बाइक चोरी के गिरोह के 3 सदस्यों की तलाश कर रही है। ऑस्ट्रिया में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते 22 नवंबर से लॉकडाउन का ऐलान। पश्चिमी यूरोप का पहला देश जहां फिर से लागू होने जा रहा है लॉकडाउन। पड़ोसी जर्मनी पहले से ही कोरोना की चौथी लहर से है बेहाल। अमेरिकी स्टडी में हुआ खुलासा, वुहान के मार्केट में मौजूद दुकानदार था पहला कोरोना संक्रमित शख्स। पहले किसी अकाउंटेंट के कोरोना संक्रमित होने की कही जा रही थी बात। अमेरिका के साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई रिपोर्ट। चीन की बनाई गई एंटीबॉडी के इमरजेंसी इस्तेमाल को 15 देशों ने दी मंजूरी। GS016 नाम के इस एंटीबॉडी का चीन में चल रहा था फेज 3 का ट्रायल। कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम होगा ये एंटीबॉडी। अमेरिकी सेना के जनरल का चौंकाने वाला बयान, कहा कि चीन एक दिन अमेरिका पर अचानक परमाणु हमला कर सकता है। बीजिंग के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पर तेजी से काम करने को लेकर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के वाइस चेयरमैन ने दिया बयान। नाइजीरिया के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका और अफ्रीका के रिश्तों को सुधारने की कही बात। बोले जलवायु परिवर्तन, उग्रवाद, सरकारी भ्रष्टाचार सहित कूटनीति पर अमेरिका और अफ्रीकी देश मिलकर कर सकते हैं काम।